Hello everyone, welcome to the channel. So this is our foundation series for NCERT and today we are going to move further with the second chapter of class 10th. Class 10th second chapter of geography, that is forest and wildlife resources. तो देखो, जब भी हम नेचर की बात करते हैं ना तो सबसे पहले हमें फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ये सभी याद आते हैं। फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ पौधों का कोई ग्रुप नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब प्रेजेंट होते हैं। प्लस साथ में ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। इंडिया जो है ना दुनिया का सबसे डाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी होती है ना, बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज़ में से एक कंट्री इंडिया माना जाता है। लेकिन बढ़ती पॉपुलेशन हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए इनका कंजर्वेशन भी तो ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया में फ्लोरा एंड फौना का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है, उनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं और लोकल कम्युनिटीज़ का क्या रोल इन सब चीज़ों में आता है। आज हम अपने इस चैप्टर में ब्रीफली ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो देखते हैं। तो देखो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है कि नहीं है। हमने पिछले चैप्टर में रिसोर्स देखा कि रिसोर्स क्या होती है। अब नेचुरल रिसोर्सेज हमने देखी थी कि जो नेचुरली हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ वो एक नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास। सेकेंड, ये रिन्यूएबल रिसोर्स हैं एज दे कैन बी रीजनरेटेड एंड हैव ग्रेट इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एंड सोशल वैल्यू। अब फॉरेस्ट जो होते हैं, जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, खेत नहीं जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है, जो फॉरेस्ट लैंड होती है वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं ना, वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो हमने देखा था रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सी होती हैं, जो अपने आप को रीजनरेट कर सकती हैं। तो रीजनरेट कर सकते हैं। फॉरेस्ट जो हैं वो खुद से उगते हैं, नेचुरली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम डेवलपमेंट के नाम पे क्या करते हैं, पूरे पूरे फॉरेस्ट को हटा देते हैं ना। जब डेवलपमेंट के नाम पे हम उन्हें हटा देंगे, हम उन्हें ग्रो होने ही नहीं देंगे, तो वो अपने आप को ग्रो करेंगे कैसे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं क्योंकि अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं और इनका काफ़ी इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल और सोशल वैल्यू भी होता है। अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या जीवन मुमकिन है? नहीं है ना। तो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लस उसके साथ में दे प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ह्यूमन बींग्स को काफ़ी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं एंड ऑल्सो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने का काम भी करते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस है, इसमें होता क्या है कि इकोलॉजिकल बैलेंस में नेचर में जितने भी सभी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, चाहे आपके लिविंग कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें होती हैं। नॉन लिविंग में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये सब आ जाते हैं। इनके बीच के एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब क्या है कि नेचर में जो हर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो लिविंग कंपोनेंट है या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उनका अपना एक रोल होता है। अगर किसी एक स्पेसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये, या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। इसी बैलेंस को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। हाँ, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना ड्यू टू इट्स डाइवर्स क्लाइमेट, लैंडफॉर्म एंड सॉइल। अब इंडिया में जो क्लाइमेट है वो एक जैसा नहीं है ना, सब जगह पे आपको अलग अलग क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा। लाइक आप साउथ इंडिया जाते हो तो आपको क्लाइमेट अलग दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट में अलग होता है, नॉर्थ में अलग होता है, वेस्ट में अलग होता है। तो इतना डाइवर्स क्लाइमेट होने की वजह से इंडिया में बहुत सारी आपको बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारी स्पीसीज़ देखने के लिए मिलेंगी जिनका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी, इंडियाज़ नेचुरल वेल्थ। क्यों? सबसे पहले देखो कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी भी एक एरिया में, सपोज करो ये एक एरिया है, इस एरिया में पाए जाने वाले सभी लिविंग बींग्स की लाइक वैरायटी, किस तरह के लिविंग बींग्स पाए जाते हैं। लिविंग बींग्स में आपके पास प्लांट्स हो सकते हैं, तो प्लांट्स में किस किस तरह के प्लांट्स पाए जा रहे हैं वो चीज़ आ जाएगी। आपके एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स में भी कोई एक तरह का एनिमल थोड़ी ना है, कितने एनिमल्स पाए जाते हैं। आपके बर्ड्स हो सकते हैं, आपके इंसेक्ट्स हो सकते हैं,
ठीक है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंजाई आता है, ये सब चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी प्रेजेंट हो सकती हैं उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना इकोसिस्टम हेल्दी और स्टेबल होगा। अब इंडिया ना 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, उनमें से एक कंट्री है इंडिया। पूरे वर्ल्ड में 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में से एक कंट्री इंडिया आता है। तो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट्स। कि एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर आप अर्थ की बात कर लो कि उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है, ठीक है, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाते हैं। इंडिया में काफ़ी क्लाइमेट काफ़ी डाइवर्स है ना, इकोसिस्टम काफ़ी डाइवर्स है, इसी की वजह से तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है कि आपको देखने के लिए मिलेगा जो नॉर्थ में जानवर पाए जाते हैं या पेड़ पाए जाते हैं वो साउथ में नहीं मिलेंगे, जो साउथ में है वो तो आपको ईस्ट में नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फिर यही चीज़ है ना, नेचुरल वेल्थ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल वेल्थ क्या है, नेचुरल वेल्थ हमारी फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ, रिवर, माउंटेन, मिनरल, सॉइल, वाटर रिसोर्सेज, ये सब है। ये रिसोर्सेज ना हमें फूड, फ्यूल, मेडिसिन, टिम्बर, लिवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। तो ये नेचुरल जो वेल्थ है ना, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंटल बैलेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना हमारे हेल्दी इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इस तरीके से करना आज के टाइम पे ताकि फ्यूचर वाली जनरेशन को प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। सो नेक्स्ट देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो जो फॉरेस्ट होते हैं ना, इनको अर्थ का लंग्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रीन लंग्स कहा जाता है फॉरेस्ट को, ठीक है। लंग्स क्या करते हैं, लंग्स प्योरीफाई करने का काम करते हैं ना, ऐसे ही अर्थ पे जो पोल्यूशन है उसको प्योरीफाई करने का काम कौन करते हैं, फॉरेस्ट करते हैं। तो फॉरेस्ट को जो है वो ग्रीन लंग्स के नाम पे जाना जाता है। नेक्स्ट कि इनका इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये देखो, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, रेनफॉल में भी हेल्प करते हैं, सॉइल इरोजन रोकने में मदद करते हैं, प्लस जो फ्लड होती है, ड्रॉट होते हैं, इनके इम्पैक्ट को भी कम करते हैं, वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ और जो रूरल पॉपुलेशन होती है, जो गांव में रहने वाली पॉपुलेशन है, उनके लिए भी तो रोज़ी रोटी का सहारा होते हैं, एक लॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं। प्लस में आपको जो टिम्बर है, फ्रूट्स, फोडर, फाइबर, रेजिन, गम, मेडिसिनल प्लांट, ये सब चीज़ें जो है प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। अब लेटेस्ट मूव फर्दर फॉर फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो देखो फ्लोरा का मतलब क्या होता है, फ्लोरा का मतलब होता है किसी भी रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स और ट्रीज़, कि किसी भी एक रीजन में कितने प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स और ट्रीज़ पाए जा रहे हैं, वो आपका फ्लोरा है। वहीं फोना क्या है, फोना में आपके पास एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की बात हो रही है तो आपका फ्लोरा हो गया, और एनिमल्स की बात आ रही है तो आपका फोना हो गया। अब तो इंडिया में काफ़ी वैरायटी ऑफ वेजिटेशन है ना, अगर हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से देखें, एल्पाइन वेजिटेशन की बात करें तो इंडिया, ठीक है, इंडिया का साउथ सदर्न पार्ट जो होता है, सदर्न पार्ट में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब जहाँ पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जो नीचे का एरिया है वो तो ट्रॉपिक्स का एरिया है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। वहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होगी तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे। अल्पाइन वेजिटेशन कहाँ पे होती है, जो आपके माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में आपकी अल्पाइन वेजिटेशन होती है, तो वहाँ पे अलग तरीके की आपके पास डाइवर्सिटी होगी। तो इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन कौन से हैं, कि इक्वेटर के पास में आने वाले जो होते हैं ना, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, जैसे ये वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, कि ट्रॉपिक रीजन में पाए जाने वाले, जहाँ पे हमेशा बारिश पड़ती रहती है, ठीक है, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, नाम से पता चल रहा है एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहते हैं। ऐसे ही ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। डेसिडियस कौन से होते हैं, कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन के ऊपर आएंगे आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिनमें पतझड़ हो जाती है, कि जब ऑटम और आपका स्प्रिंग सीजन आता है तो उनके जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, फिर नए निकल के आते हैं। ऐसे थोर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो आपके डेजर्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट बहुत रुष्क होता है। ऐसे आपके माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन पे पाए जाने वाले, और मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं आपके जो कोस्टल एरियाज़ पे
पाए जाते हैं, जो इंडिया में कोस्टल एरियाज़ है ना, आपके इधर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे पाए जाते हैं मैंग्रोव्स। और ट्रीज़ क्या क्या होते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीज़ के कुछ नाम दिए हुए हैं जो इंडिया में काफ़ी कॉमनली पाए जाते हैं। सिमिलरली फ़ोना की बात करते हैं तो फ़ोना में एनिमल्स हैं, काफ़ी रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे इंडिया में एलिफेंट्स भी हैं, टाइगर भी हैं, वन हॉर्न्ड राइनो भी है, लायन भी है, लेपर्ड है, डियर, एंटेलोप, वाइल्ड बफेलो, ये सब भी। और ऑल्सो उसके साथ में बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स की। कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं जैसे मैमल्स। मैमल्स में आपके पास टाइगर, एलिफेंट, लायन, लेपर्ड, ये सब चीज़ें हैं। बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। तो इंडिया का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। डिफरेंट क्लाइमेट हमें इंडिया में देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री इंडिया 17 कंट्रीज़, वर्ल्ड की 17 कंट्रीज़ में से एक कंट्री आपको इंडिया देखने के लिए मिलेगी। अब आते हैं कंजर्वेशन पे कि वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल यूज़। ठीक है, कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी ज़रूरत क्या है कि भाई डिफोरेस्टेशन बहुत होता है, पेड़ काट देते हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है, पोचिंग मतलब शिकार, ठीक है, जानवरों का शिकार कर लेते हैं तो उनकी संख्या कम होने लग जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, अर्बनाइजेशन, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर ग्रेजिंग, पॉल्यूशन, ये सब चीज़ों की वजह से हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, उनके ऊपर असर पड़ रहा है। इसीलिए ज़रूरत पड़ी कंजर्वेशन की। तो कंजर्वेशन किस लिए? इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए और बहुत सारी स्पेसीज़ के सर्वाइवल के लिए बहुत सारे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। वो जैसे कि नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई जाती हैं, ऐसे आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए जाते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए गए जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, साथ में आपका एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी आता है। ऐसे ही आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है जो 1972 में आता है। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं ताकि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। क्या क्या ये मेजर्स है जो यहाँ पे दिए गए हैं, देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 में कि हमें ये ज़रूरत महसूस हुई, पूरे वर्ल्ड में ही बातें चलने शुरू हो गई, हमें ज़रूरत महसूस हुई कि भाई क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है, एनिमल्स की जो स्पेसीज़ हैं वो भी काफ़ी एक्सटिंक्शन की तरफ है, तो हमें कहीं ना कहीं कंजर्व करने की ज़रूरत है। अब इसी चीज़ के रहते इंडिया में एक एक्ट बनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इसके अंडर में हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए नियम, कानून, ये सब चीज़ें देखते हैं। अब 1973 में लॉन्च किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए होता है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है ना वो काफ़ी एक्सटिंक्ट हो रही है। अब देखो, अगर टाइगर एक्सटिंक्ट कर जाएंगे तो टाइगर एंडेंजर्ड हैं अभी, अगर वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगे तो जो टाइगर्स हैं वो डियर वगैरह इन सब जानवरों का शिकार करते हैं ना। अगर टाइगर ख़त्म हो जाएगा तो ये जो बीच वाली जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो लोगों को बहुत नुकसान देगी। तो इसीलिए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या एम था? इसमें था कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके हैबिटेट्स को, और उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करनी है। एंड ऑल्सो एक फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स जो मिलते हैं ना वो इंडिया में मिलते हैं। इंडिया इज़ होम टू ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द टाइगर्स। ठीक है, इंडिया में इतने सारे टाइगर्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जो टाइगर्स मिलते हैं वो इंडिया में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च होता है 1992 में। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया जाता है जिसका एम होता है एलिफेंट्स और उनके हैबिटेट्स को कंजर्व करना। सिंपल सा चीज़ है। और जो एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जहाँ पे जिन जगह पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं ना, बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि एलिफेंट और ह्यूमन का काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उसमें होता क्या है कि या तो ह्यूमन की जान को भी तो खतरा है, ह्यूमन अपने आप को बचाने के लिए बहुत बार इनके ऊपर अटैक कर देते हैं कि इनके बेचारों की जान को खतरा हो जाता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, इनको रिड्यूस करने का काम किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर में, प्रोजेक्ट एलिफेंट में, ना कि प्रोजेक्ट टाइगर में। प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर कंजर्व कर रहे हैं और प्रोजेक्ट एलिफेंट में एलिफेंट कंजर्व कर रहे हैं। अब आता है आपका नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क्स क्या है? नेशनल पार्क्स ना ऐसे रीजन होता है,
क्या कहते हैं कि एरिया सेट असाइड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, देयर हैबिटेट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। देखो बहुत सारी जगहें ऐसी है जिन्हें हम क्या कहते हैं कि वन वाली जगहें हैं, वहाँ पे नेचुरली आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारी वाइल्ड लाइफ मिलती है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ मिलती है। अब किसी एक जगह पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, लाइक सपोज़ करो कि जिम कॉर्बेट का हम एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे हमें टाइगर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब टाइगर्स का एक रीजन है जिम कॉर्बेट का। अब उसमें अगर हम क्या नाम है डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे अंदर की तरफ, जहाँ पे कोर रीजन में आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि उनकी एक पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, तो जहाँ पे जिस रीजन में नेचुरली कोई वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट होती है, उनको कंजर्व करने के लिए एक ऐसा एरिया बना दिया जाता है जिसे हम कहते हैं नेशनल पार्क्स, जिसको हम ना डिवाइड करते हैं कि एक कोर रीजन होता है, ठीक है। तो जो कोर रीजन होता है ना, उसमें कोई भी अलाउ नहीं होता, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। अगर आप सफारी के लिए जाते हो तो कोर रीजन में आपको जाने नहीं देते। इसके चारों तरफ का एक एरिया बनाया जाता है। अब देखो वाइल्ड लाइफ है, अब टाइगर है, टाइगर को ये थोड़ी ना पता है कि उसको इतना सा एरिया दिया गया है तो उसे कहीं बाहर नहीं जाना, तो वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो कभी कभी आपको इन जगहों पे भी देखने के लिए मिलेंगे। ये जोन बनाए जाते हैं बफर जोन्स, ठीक है। क्या बनाए जाते हैं बफर जोन्स। तो बफर जोन्स में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, लेकिन इसमें भी डेवलपमेंटल चीज़ें अलाउ नहीं होती, इंडस्ट्री सेटअप अलाउ नहीं होता। तो नेचुरल जगह पे जहाँ पे वाइल्ड लाइफ पाई जा रही है, उसी जगह पे उनको कंजर्व करने के लिए जो है वो पार्क्स बना दिए जाते हैं। उनके कंजर्वेशन एरिया को बोला जाता है नेशनल पार्क्स। सिमिलरली उसी तरीके से बनती है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। तो क्या होता है ना, नेशनल पार्क्स में ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है। यहाँ पे जो हंटिंग होती है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रोहिबिट होते हैं। लेकिन जैसे नेशनल पार्क में बिल्कुल कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं थी ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या है कि हाँ भाई, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, हंटिंग नहीं करनी, नुकसान नहीं पहुँचाना, साथ में मिलके कि ह्यूमन भी रह रहे हैं वहाँ पे, और ह्यूमन भी हैं और एनिमल्स भी हैं, साथ में मिल करके प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कुछ और मेजर्स क्या है कि एफोरेस्टेशन पेड़ पौधे लगाने, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब जैसे कोई लोकल जगह है जहाँ पे अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ है, जैसे वनों वाला एरिया होता है, तो वहाँ की जो कम्युनिटी होती है, अगर वो अपना पार्टिसिपेशन करें तो अच्छे से वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करी जा सकती है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगर हम टाइप्स में देखें कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, वो देखते हैं। तो ट्रॉपिकल से एल्पाइन हमने देखा अभी कैसे था, क्लाइमेट, सॉइल और रिलीफ के हिसाब से होता है कि कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो हमारे पास कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन्स और आइलैंड्स हैं, कोस्टल रीजन और आइलैंड वाला हमारा वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है। हिमालयन रीजन्स में देखा जाए तो ये हिमालयन रीजन्स का है, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है। ये आपका सेंट्रल इंडियन रीजन आ जाता है, ये आपके वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, ये आपके ईस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, ठीक, ये आपका डेजर्ट एरिया आ जाता है। तो इन सब में जो वाइल्ड लाइफ होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, बल्कि लोकल कम्युनिटीज़ की भी है। आपकी एज एन इंडिविजुअल भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाओ, ठीक है, आप बायोडाइवर्सिटी को हार्म ना करो, आपकी भी तो एज एन इंडिविजुअल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोकल कम्युनिटीज़, किसी रीजन में काफ़ी अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे पेड़ बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे एनिमल्स अच्छे खासे हैं, उनका भी घर है वो, तो ये वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ की क्या बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंजर्व करें। जैसे ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, जैसे ट्राइब्स होती हैं। अब ट्राइब्स जो हैं वो जंगल में रहती है ना, तो जंगल में रहने के साथ साथ वहाँ पे मतलब ट्राइबल्स के साथ साथ वहाँ पे एनिमल्स भी तो रह रहे हैं, तो उनके साथ में एक हार्मनी होनी चाहिए, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टेप्स लिए गए हैं वो देखते हैं। तो इसमें ना आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया है। इसमें क्या है कि जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में और मैनेजमेंट में लोकल पीपल्स को जो है ना वो इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि उनको मतलब अगर कोई बेनिफिट होता है ना, उनके साथ बेनिफिट भी शेयर किया जाता है कि लोकल्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं। कम्युनिटी रिजर्व्स बना दिए जाते हैं। कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होती हैं कि लोकल कम्युनिटीज़ जो है ना उनके द्वारा
कंजर्वेशन किया जाएगा कुछ एरिया का, जैसे ये रिजर्व बना दिया, यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ कंजर्व करेंगे इस एरिया को, ठीक है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और लोकल कम्युनिटीज़ कंजर्व करते हैं। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए गए हैं ताकि जो लोकल देखो जो लोकल पीपल होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, बहुत सारे रूरल एरियाज़ होते हैं जिनके पास और ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, सिर्फ जंगल पर ही वो डिपेंड करते हैं अपने लिवलीहुड के लिए, ठीक है। तो ये इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाए गए हैं कि इसमें ये एम किया जा रहा है कि जो लोकल पीपल है ना उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जा सके ताकि वो फॉरेस्ट एरिया पे कम से कम डिपेंड हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि उन्हें अपने जीवन के लिए सिर्फ फॉरेस्ट पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो इसीलिए ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लाए गए कि उनकी लाइवलीहुड के लिए इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो पीपल पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस, ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आता है आपका सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होती है? सेक्रेड ग्रूव्स ना कुछ ऐसी लैंड होती है, पैचेस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। देखो कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स की वजह से, कुछ रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, कुछ कल्चरल बिलीव्स होते हैं, जिसकी वजह से लोकल कम्युनिटीज़ उनका कंजर्वेशन करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाना जो है वो अलाउ नहीं होता है। किसी को अलाउ नहीं होता कि वहाँ पे ट्रीज़ को काटा जाए, एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को हार्म किया जाए। जैसे ऐसे होता है ना, बहुत सारी जगहों पे होता है कि इंडियंस जो होते हैं ना, इंडियंस में जो रिलीजन में, जैसे स्पेशली हिंदू रिलीजन में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं वो काटने मना होते हैं, बहुत सारे पेड़ों की पूजा करी जाती है। आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे जंगल होते हैं जहाँ पे पूजा करी जाती है, वहाँ पे पेड़ काटना मना होता है, लोकल कम्युनिटीज़ उनको कंजर्व करते हैं। वहाँ पे जाना और किसी को अलाउ नहीं होता क्योंकि वो एक सैक्रेड प्लेस है और वहाँ पे पेड़ काटना, खेती करना, ये सब चीज़ें मना होती है क्योंकि वहाँ पे उसको उसकी जो कल्चरल बिलीव्स है, जो रिलीजियस बिलीव्स है, वो वहाँ से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे होते हैं साइज़ में, लेकिन बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी होती है उसमें, तो इन्हें बायोडाइवर्सिटी आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। उनमें बहुत सारे ऐसे कह सकते हो आपकी रेयर प्लांट्स मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलते, उनको काटना मना होता है। रिलीजियस बिलीव्स में मना होता है ना कि भाई ये वाला पेड़ नहीं काटना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब उसके बिलीव्स के चक्कर में और जो आपके रिलीजियस और कल्चरल बिलीव्स हैं उनके चक्कर में आप कहीं ना कहीं तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे ये ग्रूव्स हैं जो जाने जाते हैं इस चीज़ के लिए। अब टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पेशली आपको देखने के लिए मिलेगा वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न, ये वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप पे, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ इनमें होते हैं जैसे महोगनी और रोजवुड। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय, जैसे ये हिमालयन रीजन है ना, हिमालय के फुट हिल्स में, मतलब ये जो इधर लगा हुआ रीजन है, फुट हिल्स में हिमालय के आपको ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। सेंट्रल इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे, ये पेनिनसुलर पार्ट है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे जो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं। जब ड्राई सीजन आता है उसमें ये अपनी लीव्स को शेड करने का काम करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ठीक है। अब थोर्न फॉरेस्ट और स्क्रब फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, ये यहाँ पे रेन शेडो रीजन है। रेन शेडो रीजन मतलब यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, कि इनके दूसरी साइड तो बारिश पड़ जाती है, यहाँ पे बारिश पड़ जाती है, लेकिन इधर की साइड बारिश नहीं होती है, तो इस रीजन में मिलते हैं आपके थोर्न फॉरेस्ट। फिर आपके माउंटेन फॉरेस्ट आ जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट कौन से हैं? ये वाले फॉरेस्ट जो हिमालय में आपको देखने के लिए मिलेंगे, पहाड़ों वाले रीजन में आपको देखने के लिए मिलेंगे, कि आपको ये जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो ये आपका नॉर्दर्न एरिया है ना, यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ऑल्टीट्यूड के साथ में ये वैरी करते रहते हैं। यहाँ पे ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कंपैरेटिवली कम ऊंचाई है। तो जैसे यहाँ पे आपको हाइयर रीजन पे क्या देखने के लिए मिलेगा? अगर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो आपको देवदार, फर, पाइन ये देखने के लिए मिलेगा। फिर साल और ओक के ट्री आपको थोड़े से लोअर हाइट पे देखने के लिए मिल जाते हैं। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट कौन से होते हैं? मैंग्रोव्स फॉरेस्ट डेल्टा के साइड में पाए जाते हैं। ये बहुत सारी रिवर्स जो है डेल्टा बनाती है ना, जैसे सुंदरबन डेल्टा बनाई जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपके महानदी और गोदावरी, कावेरी डेल्टा बनाते हैं। तो ईस्ट कोस्ट पे आपको मैंग्रोव ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं।
कुछ आपको डिफरेंट वाइल्ड लाइफ्स भी देखने के लिए मिलेगी। जैसे हिमालयन रीजन की बात करें ना, तो हिमालयन रीजन में स्नो लेपर्ड, मस्क डियर और रेड पांडा है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वन हुड राइनो, हुलॉक गिबन नाम का एक जानवर पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। क्लाउडेड लेपर्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। हिमालयन रीजन में स्नो लेपर्ड, मस्क डियर और रेड पांडा पाया जाता है। डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन में ब्लैक बग, चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये जानवर पाए जाते हैं। सेंट्रल इंडिया में टाइगर, लेपर्ड, गोर, स्लोथ बियर, वाइल्ड डॉग ये सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स में लायन टेल्ड मकाक, नीलगिरी तहर, मलाबार जाइंट स्क्विरल ये वेस्टर्न घाट्स में। कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड्स की बात करें तो ऑलिव रिडले टर्टल, डॉल्फिन्स, डुगोंग ये कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। अब घड़ियाल की हम एक केस स्टडी देखते हैं। तो जो घड़ियाल है ना, इट इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन क्या होता है कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। एक्सटिंक्ट क्या होता है कि जब इनकी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, कहीं आपको नेचुरल जो हैबिटेट्स होंगे ना उनमें आपको इनकी पॉपुलेशन ही नहीं दिखेगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन ख़त्म होने की कगार पे है। तो घड़ियाल एक रेयरेस्ट क्रोकोडाइल्स है जो इंडिया में पाया जाता है, एंड इसमें शायद अराउंड 90% पॉपुलेशन घड़ियाल्स की इंडिया में ही होती है। तो इंडिया में पाया जाने वाला रेयरेस्ट क्रोकोडाइल की एक स्पेसी है घड़ियाल, जो सिर्फ इंडिया में पाई जा रही है, ठीक है। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में पाई जा रही है रेयरेस्ट स्पेसी। अब ये क्यों नुकसान हो रहा है इसको, इसकी एक्सटिंक्शन की तरफ ये क्यों है? तो सबसे पहला लॉस ऑफ हैबिटेट, डैम्स बना दिए, बैराजेस बना दिए, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो इससे क्लीन और जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स थी उनका रिडक्शन हो गया। अब ये क्लीन वाटर में पाया जाता है, जो घड़ियाल है ना ये क्लीन वाटर में पाया जाता है। पोल्यूशन की वजह से इसकी पॉपुलेशन जा रही है। फिर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं, अब उन पर अगर आप डैम्स बना दोगे, आपने वो पानी को स्टेबल कर लिया ना, स्टिल कर लिया, तो वहाँ पे उसकी वजह से पॉपुलेशन जा रही थी। फिर ओवर फिशिंग, अब ओवर फिशिंग की वजह से भाई जो आपकी फ़िशेज़ होती हैं उनको खाने का काम करते हैं ना, इनके लिए एज अ फूड होती हैं वो। अगर आप फ़िशिंग जो है बहुत ज़्यादा कर लोगे किसी रीजन से, और उस रीजन में क्रोकोडाइल भी है, तो वो क्या खाएगा? जब वो भूखा रहेगा तो मरेगा ना फिर, तो उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। फिर सैंड माइनिंग हो रहे हैं। अब सैंड माइनिंग से क्या होता है कि जैसे रिवर बैंक्स होते हैं उनके साइड में सैंड्स होते हैं, तो उसमें ये अपने एग्स ले करते हैं। अब सैंड माइनिंग हो रही है तो इनके एग्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पोचिंग स्किन के लिए, ठीक है। ऑल्सो कभी कभी ना फिशिंग नेट में एक्सीडेंटली मार दिए जाते हैं, स्किन के लिए इनकी हंटिंग होती है। अब इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा फ्यू, यहाँ पे क्या है कि फ्यू एडल्ट घड़ियाल से लेफ्ट, घड़ियाल जो एडल्ट घड़ियाल है ना वो बहुत कम रह गए हैं। तो काफ़ी लो ब्रीडिंग सक्सेस की वजह से अब इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम हो रही है। अगर हम इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में अराउंड आपकी, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में होता क्या है ना कि आपके पिछले 10 साल में या फिर 3 जनरेशन्स आप मान के चलो कि पिछले 3 जनरेशन्स में या 10 साल में जो भी चीज़ें ज़्यादा हों, कि 3 जनरेशन 10 साल से ज़्यादा की है या फिर 10 साल ज़्यादा है, तो 80 से 90% पॉपुलेशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कि 80 से 90% पॉपुलेशन पिछले 10 साल में या पिछले 3 जनरेशन्स में ख़त्म हो चुकी है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती हैं, और यही एक स्पीसी घड़ियाल भी है। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स में क्या लाया जा रहा है कि प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने देखा था, प्लस नेशनल चंबल सेंचुरी, जो नेशनल चंबल सेंचुरी है ना वहाँ पे पाया जाता है। तो कंजर्वेशन एफर्ट कहाँ पे है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, और चंबल घाटी में ये घड़ियाल पाए जाते हैं। तो चंबल रिवर जो है वहाँ उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 80 to 90% इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है, तो एक नेशनल चंबल सेंचुरी बनाई गई है जिसमें राजस्थान, एमपी और यूपी का रीजन इंक्लूड होता है। तो आज का हमारा चैप्टर इतना ही था। इस चैप्टर से हमने ये समझा कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि हमारे सर्वाइवल का भी एक फाउंडेशन है। बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करती है, और फॉरेस्ट क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, और वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन गवर्नमेंट के साथ साथ हर एक सिटीज़न और लोकल कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। So in this whole chapter I have tried to simplify all the topics. तो आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।